Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we learn and grow together. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम स्पेक्ट्रम की किताब से आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही क्रूशल चैप्टर पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, चैप्टर 28 भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। बिल्कुल, ये वो दौर था जिसने हिंदुस्तान की इकोनॉमिक लैंडस्केप को आप कह सकती हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और ये समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की एक तरह से बुनियाद हिला दी, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई दिशा और वजह दी। सही बात है। आज की हमारी चर्चा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी अहम होगी। हाँ, तो चलिए इस बेहद महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण शुरू करते हैं। हम मुख्य रूप से कुछ बड़े थीम्स पर फोकस करेंगे, जैसे भारत का वे औद्योगिकरण मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर खेती किसानी पर इसका असर, विवादास्पद ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे का असली खेल क्या था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से। हाँ, सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेंस के नजरिए से देखें तो यहाँ मुख्य सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश शासन ने कैसे भारत को, जो कभी दुनिया का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब था, बिल्कुल था, उसे महज कच्चे माल रॉ मटेरियल्स के निर्यातक देश में तब्दील कर दिया। इसके पीछे अंग्रेजों की नीतियां क्या थीं और उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? ये एक बहुत अहम सवाल है मेंस के लिए। चलो अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ये कोई हादसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी थी। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, खासकर दुनिया भर में मशहूर कपड़ा उद्योग, हाँ, टेक्सटाइल्स और सदियों पुराने जहाज निर्माण उद्योग को निशाना बनाया। अच्छा। इसके लिए उन्होंने दो बड़े हथियार इस्तेमाल किए। पहला, एक तरफा मुक्त व्यापार मतलब वन वे फ्री ट्रेड। हाँ, ये समझना जरूरी है। मतलब ब्रिटिश माल भारत में बिना या बहुत कम ड्यूटी के आ सकता था, लेकिन भारतीय माल पर ब्रिटेन में भारी टैरिफ लगा दिया गया। अच्छा, यानी हमारे लिए मुश्किल। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई। नतीजा, भारत के हुनरमंद कारीगर, शिल्पकार बर्बाद हो गए। बेरोजगारी बढ़ी, हालात इतने संगीन थे, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को 1834-35 में लिखना पड़ा था। हाँ, वो मशहूर कोट। हाँ, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। बाप रे, ये तो दिखाता है कि तबाही कितनी भयानक थी। बिल्कुल। और देखिए, प्रीलिम्स के लिए यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी को और साफ करते हैं। बताइए। भारत के प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र जैसे सूरत, मालाबार और बंगाल, ये धीरे धीरे खत्म हो गए। हाँ, उनका पतन हो गया। अंग्रेजों ने कानून बनाकर भी इसे पक्का किया। जैसे 1813 का एक कानून था, उसने 350 टन से कम वजन वाले भारतीय जहाजों का ब्रिटेन आना ही रोक दिया। अच्छा। फिर 1814 का कानून, उसने तो भारतीय जहाजों को ब्रिटिश पंजीकृत जहाज मानने से ही इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये कि वे अब अमेरिका और यूरोप के साथ सीधे ट्रेड नहीं कर सकते थे। ओह, तो पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। हाँ, बिल्कुल। जाहिर है, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त जैसे जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे, हाँ, इकोनॉमिक क्रिटिक्स, उन्होंने इन पॉलिसीज की जबरदस्त आलोचना की और दुनिया को बताया कि कैसे भारत की दौलत लूटी जा रही है, कैसे उसे गरीब बनाया जा रहा है। और ये समझना जरूरी है कि इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सीधा असर गांवों पर पड़ा। कैसे? जब शहरों में काम खत्म हुआ तो लाखों लोग रोजगार की तलाश में वापस अपनी जमीनों पर लौटे। इससे पहले से ही दबाव झेल रही कृषि पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। ये लिंक महत्वपूर्ण है। कृषि पर दबाव बढ़ा। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाया। हाँ, बनाया। क्या उसका कोई पॉजिटिव असर नहीं हुआ, या वो भी इसी एक्सप्लॉयटेशन का ही एक हिस्सा था जिसे डेवलपमेंट का जामा पहनाया गया? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे हम आगे बात करेंगे जरूर। ठीक है। लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर तो साफ तौर पर विनाशकारी था। हाँ, वो तो था। बिल्कुल। रेलवे के दोहरे चरित्र पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुख्य टेकअवेज क्या है? देखिए, प्रीलिम्स के लिए याद रखें, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स, जहाज निर्माण उद्योग का पतन, खासकर सूरत, मालाबार, बंगाल, ये केंद्र। और वो कानून? हाँ, 1813 और 1814 के शिपिंग लॉज, विलियम बेंटिंग का मशहूर कथन
और दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे शुरुआती आलोचक। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेंस के लिए की आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? मेंस के लिए पहला, ब्रिटिश नीतियों का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को जानबूझकर नष्ट करना था। हाँ। दूसरा, इसके कारण कारीगरों का बड़े पैमाने पर विस्थापन और बेरोजगारी हुई। और तीसरा, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बाजार में बदल गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट अहम है। बिल्कुल। चलिए अब अपने दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, कृषि संकट यानी एग्रेरियन डिस्ट्रेस। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मेंस के लिहाज से एक और अहम सवाल बनता है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां, खासकर परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी और महालवारी सिस्टम्स, इन्होंने भारतीय कृषि और किसानों की हालत पर कैसा असर डाला, और इनके चलते ग्रामीण समाज के स्ट्रक्चर में क्या बड़े बदलाव आए? ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। देखो, अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लागू किए। हाँ, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, नहीं, लेकिन सबका निचोड़ एक ही था, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। पैसा। हाँ, पैसा। परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ, उसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। उन्हें सरकार को एक तय रकम देनी होती थी और वो किसानों से जितना चाहें वसूल सकते थे। तो जमींदार बीच में आ गए। हाँ। फिर रायोतवारी सिस्टम जो दक्षिण और पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में था, उसमें सरकार सीधे किसानों यानी रैयतों से लगान वसूलती थी। डायरेक्ट कलेक्शन। हाँ। और महालवारी सिस्टम उत्तर भारत में गांव या महाल को इकाई मानकर लगान तय किया जाता था। अच्छा, गांव के लेवल पर। जी। इन सभी व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी दिक्कत थी लगान की बेहद ऊंची दरें। कई बार तो उपज का 50% या उससे भी ज्यादा। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। दूसरा बड़ा बदलाव था जमीन को खरीदने बेचने लायक वस्तु बना देना। ट्रांसफरेबल। हाँ। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। नहीं, पारंपरिक रूप से जमीन समुदाय या परिवार से जुड़ी होती थी, इतनी आसानी से बिकती नहीं थी। इससे किसानों की वो पारंपरिक सुरक्षा खत्म हो गई। लगान न चुका पाने पर उनकी जमीन नीलाम हो जाती थी। अंग्रेजी सरकार ने खेती सुधारने या सिंचाई वगैरह में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बिल्कुल नहीं। ऊपर से जमींदार, खासकर परमानेंट सेटलमेंट वाले, और सूदखोर महाजन, मनी लेंडर्स, जो इस दौर में बहुत ताकतवर हो गए, साहूकार, किसानों का भयानक शोषण करते थे। बेचारा किसान सरकार, जमींदार और महाजन के तिहरे बोझ तले पिसता रहा। ट्रिपल बर्डन। हाँ, और धीरे धीरे अपनी जमीन खोकर भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस लेबरर बनता गया। बहुत दुखद परिणाम था। और दिलचस्प बात ये भी है कि कई पुराने पारंपरिक जमींदार भी सिस्टम में बर्बाद हो गए। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो तय वक्त पर अंग्रेजों का भारी लगान नहीं चुका पाते थे। सनसेट लॉ था परमानेंट सेटलमेंट में। हाँ, बिल्कुल। और प्रीलिम्स के लिए कुछ की फैक्ट्स यहाँ नोट करने लायक हैं। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था। ठीक है। रयोतवारी सिस्टम मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम और कुछ और इलाकों में फैला था। ब्रिटिश भारत के करीब 51% हिस्से पर। यह फिगर याद रखने लायक है। 50% से ज्यादा। हाँ। इन सिस्टम्स की आम विशेषताएं थी बहुत ज्यादा रेवेन्यू डिमांड, जबरन बेदखली यानी समरी एविक्शंस का डर, जमींदारों या अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली, इलीगल ड्यूज, और बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करवाना। बेगार भी थी। हाँ। और मनी लैंडर्स, जैसे आपने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नए किंग बन गए। सही। एक आंकड़ा बताता है कि 1815 तक बंगाल की लगभग आधी जमीन नए हाथों में जा चुकी थी। ये अक्सर शहरों में रहने वाले व्यापारी या सूदखोर थे, जिन्हें जमीन से कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल, सिर्फ मुनाफे से मतलब था। इन्हें एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहा गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, और इसका कनेक्शन फिर से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ता है, क्योंकि उद्योगों के उजड़ने से जमीन पर आबादी का बोझ बढ़ा था। हाँ, वो लोग गांव वापस आ गए। यही नीतियां बार बार पड़ने वाले भयानक अकालों यानी फैमिन्स और अनगिनत किसान विद्रोहों, पेजेंट रिवोल्ट्स की जड़ में भी थीं। बिल्कुल। लेकिन जो आपने जमींदारों और महाजनों के उदय की बात की, क्या इन रेवेन्यू सिस्टम्स का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, या कुछ और भी? हाँ, या ये भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने और अपने वफादार समर्थक जैसे नए जमींदार पैदा करने का तरीका भी था? ये पहलू भी सोचने लायक है। हाँ, ये बहुत वाजिब नुक्ता है। अंग्रेजों के इरादे हमेशा मल्टी लेयर्ड होते थे।
इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ पॉलिटिकल कंट्रोल भी। राइट। तो कृषि संकट के टेकअवेज क्या बनते हैं? प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखें तो परमानेंट सेटलमेंट, रॉयटवारी, महालवारी सिस्टम्स, उनके क्षेत्र, मुख्य विशेषताएं जरूर याद रखें। हाँ। अत्यधिक लगान दरें, लैंड ट्रांसफरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, साहूकारों यानी मनी लेंडर्स का प्रभुत्व और पुराने जमींदारों का पतन। ठीक। और मेंस के लिए एनालिसिस? मेंस के लिए एनालिसिस में ये पॉइंट जरूरी हैं। भू राजस्व नीतियों का किसानों पर विनाशकारी असर, ग्रामीण समाज में नए वर्गों जैसे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स का उदय और पुराने रिश्तों का टूटना, हाँ। कृषि में ठहराव, स्टैग्नेशन और उत्पादकता में कमी, और किसानों की बढ़ती गरीबी और कर्जदारी, इंडेटेडनेस। बिल्कुल। कृषि से ही जुड़ा एक और अहम फिनोमेनन था कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में ये सवाल आ सकता है, कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या मतलब है, ये क्यों हुआ, और ब्रिटिश राज में इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इससे उन्हें फायदा हुआ या नुकसान? ठीक है, तो क्या था ये कमर्शलाइजेशन? तो इसका सीधा सा मतलब था कि किसानों को पारंपरिक खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स जैसे गेहूं, चावल उगाने की बजाय नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर या प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, कैश क्रॉप्स जैसे नील, कपास, अफीम, चाय, कॉफी, जूट, गन्ना वगैरह। काफी सारी फसलें थीं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और वहां की फैक्ट्रियों को इन कच्चे मालों की भारी जरूरत थी। अच्छा, डिमांड वहां से आ रही थी। हाँ, साथ ही ये फसलें निर्यात करके अंग्रेज मोटा मुनाफा कमा सकते थे। प्रॉफिट मोटिव। कहने को तो भारतीय कृषि विश्व बाजार, वर्ल्ड मार्केट से जुड़ गई, लेकिन ये जुड़ाव एक तरफा था, सारा फायदा ब्रिटेन को मिला। भारतीय किसान तो बेचारा बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव, प्राइस फ्लक्चुएशन, बिचौलियों मिडिलमैन के रहमो करम पर आ गया। यानी किसान की बार्गेनिंग पावर कम हो गई। बिल्कुल। अक्सर उन्हें अपनी उपज बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ती थी, जिसके कारण वे सूदखोरों के कर्ज के जाल में और गहरे धंसते गए। कर्ज का जाल। और इसका एक और बहुत बुरा नतीजा निकला, देश की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। वो कैसे? जब ज्यादा जमीन नकदी फसलों में चली गई तो अनाज का उत्पादन कम हुआ। इससे अकाल के समय हालात और भी भयानक हो जाते थे। सही बात है। खाने को अनाज ही नहीं बचा। बिल्कुल। यहाँ प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। मुख्य नकदी फसलें कौन कौन सी थीं ये पता होना चाहिए। नील, कपास, अफीम, चाय, कॉफी, जूट। ठीक है। ये व्यवस्था ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करने और प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन की गई थी। ये उद्देश्य साफ होना चाहिए। हाँ। किसानों को अक्सर अग्रिम कर्ज, एडवांसेस देके कम कीमतों पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे दादनी सिस्टम भी कहते थे। दादनी प्रथा। हाँ। और इसी जबरदस्ती और शोषण के खिलाफ 1859-60 का प्रसिद्ध नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट जैसे किसान आंदोलन हुए। हाँ, वो महत्वपूर्ण विद्रोह था। बिल्कुल। तो ये कमर्शलाइजेशन सीधे तौर पर जुड़ा है अकालों की बढ़ती भयावहता से, किसानों की बढ़ती कर्जदारी से, हाँ, और हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ से भी, क्योंकि इन नकदी फसलों से होने वाला मुनाफा भी आखिरकार ब्रिटेन ही पहुंच रहा था। बिल्कुल, लिंक है। तो कमर्शलाइजेशन के टेकअवेज क्या हैं? प्रीलिम्स के लिए मुख्य नकदी फसलें, कमर्शलाइजेशन का उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों को फीड करना, फूड सिक्योरिटी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, ये याद रखना है। ठीक है। और मेंस के लिए? मेंस के लिए कमर्शलाइजेशन का दोहरा चरित्र, डबल एज नेचर समझना जरूरी है। दोहरा चरित्र? हाँ, मतलब वैश्विक बाजार से लिंक हुआ, लेकिन किसानों का शोषण बढ़ा, कर्जदारी बढ़ी, इसने अकाल की स्थिति को और गंभीर बनाया, और इसने परोक्ष रूप से ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को फ्यूल किया। अच्छा, यानी फायदे ब्रिटेन को, नुकसान भारत को। मोटे तौर पे यही। अब आते हैं उस थियरी पर जिसने ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के पूरे मैकेनिज्म को दुनिया के सामने रखा, धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने इसे पॉपुलराइज किया। तो मेंस का सवाल बनता है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी क्या थी, अंग्रेजों ने किन तरीकों से भारत का धन बाहर भेजा और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ? ये थियरी तो राष्ट्रवाद की बुनियाद बनी एक तरह से। हाँ, चलिए इसे समझते हैं। ये थियरी बताती है कि कैसे ब्रिटेन ने भारत से भारी मात्रा में वेल्थ और रिसोर्सेज एक तरफा तरीके से बिना किसी इक्विवेलेंट इकोनॉमिक रिटर्न के निकाल लिए, बिना कुछ वापस दिए। हाँ, दादा भाई नौरोजी ने अपनी लैंडमार्क किताब
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इसे बहुत विस्तार से समझाया। हाँ, वो किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या थे? सबसे बड़ा था होम चार्जेस। वो होम चार्जेस, इसमें क्या क्या था? इसमें शामिल था भारत में काम कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों की तनख्वाह, पेंशन, भत्ते, लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के ऑफिस का खर्च, भारत द्वारा ब्रिटेन से लिए गए कर्जों पर ब्याज। अच्छा, कर्ज पर ब्याज भी? हाँ, और भारत के बाहर लड़े गए ब्रिटिश युद्धों का खर्च जो भारत पर डाल दिया जाता था। अरे, मतलब लड़ाई वो लड़े, खर्चा हमने? बिल्कुल। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा लगाए गए पैसे, जैसे रेलवे, बागान आदि में पर कमाया गया भारी मुनाफा भी इसी ड्रेन का हिस्सा था। तो प्रॉफिट्स भी बाहर जा रहे थे। हाँ, ये लगातार हो रही निकासी भारत में कैपिटल एक्यूमुलेशन, पूंजी निर्माण को रोक रही थी, जिससे देश में उद्योग धंधे पनप नहीं पा रहे थे और भारत लगातार गरीब होता जा रहा था। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ प्रीलिम्स के लिए कुछ खास फैक्ट्स हैं? बताइए। इस थ्योरी के मुख्य प्रस्तावक थे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब, और जस्टिस एम.जी. रानाडे। ये नाम जरूरी हैं। नौरोजी, दत्त, रानाडे। हाँ, अनुमान लगाया गया था कि ये ड्रेन उस समय के भारत के कुल सरकारी राजस्व रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा था, या नेशनल प्रोडक्ट का करीब 8%। आधा रेवेन्यू या 8% नेशनल प्रोडक्ट, ये तो बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। एक और दिलचस्प बात, सच्चिदानंद सिन्हा ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये तो गोरे आदमी का बोझ है, व्हाइट मैन्स बर्डन है, जिसे भारत ढो रहा है। क्या कटाक्ष है? और इसका सीधा रिश्ता भारत की भयानक गरीबी, बार बार पड़ने वाले अकालों, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैपिटल की कमी से था। हाँ, सब इंटरकनेक्टेड था। बिल्कुल। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के मुख्य बिंदु, प्रीलिम्स के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब, इसके प्रमुख प्रोपोनेंट्स नारोजी, दत्त, रानाडे, होम चार्जेस के कंपोनेंट्स क्या थे और इसके अनुमानित मात्रा। ठीक है। मेंस के लिए एनालिसिस में ड्रेन का मैकेनिज्म समझाना, कैसे पैसा बाहर गया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट, खासकर पूंजी निर्माण में बाधा और गरीबी का गहराना। हाँ। और कैसे ये राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रमुख इकोनॉमिक क्रिटिक बना। ये आर्ग्यूमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आखिर में बात करते हैं आधुनिक उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रेलवेज की। हाँ। रेलवेज, अक्सर इसके पॉजिटिव साइड की बात होती है। वही तो। मेंस में अक्सर ये सवाल उठता है, ब्रिटिश काल में रेलवे और दूसरे बुनियादी ढांचे का विकास किस हद तक भारत के लिए फायदेमंद था? क्या ये विकास भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में मददगार हुआ, या ये महज ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को साधने का एक जरिया था? ये डिबेट वाला सवाल है। जरा इस पर गौर करें। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, बंदरगाहों वगैरह का विकास किया, ये सच है, लेकिन इसके पीछे उनके अपने मकसद थे। क्या मकसद थे? ट्रोल मजबूत करना, ताकि सेना और रसद तेजी से कहीं भी भेजी जा सके। हाँ, विद्रोह दबाने के लिए। बिल्कुल। दूसरा, कच्चे माल जैसे कपास, जूट को देश के अंदरूनी हिस्सों से बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि उसे आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। हाँ। तीसरा, ब्रिटेन में बने तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स को भारत के कोने कोने में फैले बाजारों तक पहुंचाना। मार्केट एक्सेस। सही। चौथा, ये ब्रिटिश पूंजी ब्रिटिश कैपिटल के लिए एक बेहद मुनाफे वाला इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट कैसे? उन्हें गारंटी शुदा ब्याज, गारंटीड इंटरेस्ट मिलता था। हाँ। और ये ब्याज भी भारतीय खजाने से ही दिया जाता था। अरे, तो ये भी ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही एक रूप हुआ। बिल्कुल। रेलवे ने यकीनन भारत में व्यापार और माल की आवाजाही बढ़ाई। इसे हम कमर्शियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं। कमर्शियल रेवोल्यूशन, हाँ। लेकिन इसने भारत की अपनी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पनपने से रोका। कैसे? क्योंकि रेलवे ने ब्रिटिश माल की पहुंच भारतीय बाजारों में और आसान कर दी। अच्छा। हमारे बचे कुचे स्थानीय उद्योगों के लिए मुकाबला करना और मुश्किल हो गया। अच्छा, कंपटीशन बढ़ गया। हाँ, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास बहुत धीमा और सीमित रहा। जो थोड़े बहुत उद्योग लगे भी, जैसे चाय, कॉफी, नील के बागान, जूट मिलें, कोयला खदानें, हाँ, ये कुछ थे, उनमें ज्यादातर ब्रिटिश पूंजी लगी थी और मुनाफा भी ब्रिटेन ही जा रहा था। भारतीय उद्योगपतियों को तो बहुत बाद में और काफी मुश्किलों के बाद जगह मिली। बिल्कुल सही। और प्रीलिम्स के लिहाज से ये पॉइंट्स अहम हैं। रेलवे विकास के पीछे ब्रिटिश उद्देश्य क्या थे? मिलिट्री,
एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और मार्केट एक्सेस। हाँ। ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मुख्य क्षेत्र कौन से थे? प्लांटेशंस, टी, कॉफी, इंडिगो, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, जूट मिल्स, बैंकिंग। जी। ये लिस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है। रेलवे ने ब्रिटिश माल के लिए भारतीय बाजार को इंटीग्रेट किया और संसाधनों की निकासी, ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज को बेहद आसान बना दिया। हाँ। एक इतिहासकार हैं D.H. बुकानन। उन्होंने बहुत सटीक कहा था। क्या कहा था? The armor of the isolated self-sufficient village was pierced by the steel rail. यानी स्टील की रेल ने आत्मनिर्भर गांव के कवच को भेद दिया। क्या बात है। बिल्कुल। हाँ। और रेलवे का सीधा कनेक्शन ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी इन्वेस्टमेंट पर गारंटीड प्रॉफिट और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्थानीय उद्योगों के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा से भी था। हाँ, सब जुड़ा हुआ है। Right. लेकिन एक बात और है जो अक्सर कही जाती है। क्या ये सच नहीं है कि रेलवे ने भले ही अनजाने में अनइंटेंशनली भारत को जोड़ने का काम भी किया? अच्छा, कैसे? लोगों का आना जाना बढ़ा, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिले, विचारों का आदान प्रदान हुआ। क्या इसने कहीं ना कहीं भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, इंटीग्रेशन और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के उदय में भी भूमिका नहीं निभाई? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इतिहास में अक्सर चीजों के अनपेक्षित परिणाम, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। हाँ। रेलवे का मकसद भले ही साम्राज्यवादी था, लेकिन उसने भौगोलिक दूरियां कम करके राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक अप्रत्यक्ष भूमिका जरूर निभाई, ये मानना पड़ेगा। हाँ, ये नुआंस जरूरी है। तो इस आखिरी थीम के टेकअवेज क्या हुए? प्रीलिम्स के लिए हाँ। रेलवे विकास के पीछे ब्रिटिश मोटिव्स, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, प्रमुख ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, कमर्शियल वर्सेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फर्क समझना। ठीक है। और मेंस एनालिसिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दोहरा चरित्र, डुअल कैरेक्टर, ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता, लेकिन कुछ अनपेक्षित सकारात्मक परिणाम भी। भारतीय औद्योगिकरण में बाधा कैसे बना, ये समझाना, और राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रवाद को इसने कैसे अनजाने में ही सही प्रभावित किया। गॉट इट। तो इन सभी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, शोषणकारी भूराजस्व व्यवस्था, कमर्शियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ और अपने हितों के लिए किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का मिला जुला और सबसे दुखद नतीजा क्या निकला? गरीबी और अकाल। हाँ, बार बार पड़ने वाले भयानक अकाल और देश में फैली भयावह गरीबी। इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और आम जनता को बेहद वल्नरेबल बना दिया। और इसी शोषण और गरीबी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक ठोस आर्थिक आधार दिया। कैसे? शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने यह साबित किया कि भारत की गरीबी प्राकृतिक नहीं बल्कि ब्रिटिश नीतियों का परिणाम है। हाँ, ये अन ब्रिटिश रूल वाली बात। बिल्कुल। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और समझाया कि भारत का आर्थिक उद्धार तभी हो सकता है जब देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अपनी उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाए, जिसके लिए आखिरकार राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना जरूरी था। एग्जैक्टली। इकोनॉमिक क्रिटिक लेड टू द डिमांड फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम। तो हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत पर एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। हाँ, उद्योगों का पतन, कृषि व्यवस्था चरमरा गई, देश का धन बाहर गया, और विकास के नाम पर जो कुछ हुआ वो भी मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को साधने के लिए था। बिल्कुल। नतीजा गरीबी, भुखमरी और पिछड़ेपन के रूप में सामने आया। बिल्कुल। और इन आर्थिक बदलावों का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने भारतीय समाज, राजनीति और सोच को भी हमेशा के लिए बदल दिया और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और मजबूती प्रदान की। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी, जिस पर आप सोच सकते हैं। हाँ। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, इसने भारतीय समाज और मानसिकता पर भी गहरे निशान छोड़े। क्या आज, आजादी के इतने दशकों बाद भी, हम उन प्रभावों, उस औपनिवेशिक विरासत, कॉलोनियल लेगेसी और उसकी वजह से पैदा हुई संरचनात्मक कमजोरियों, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस से पूरी तरह उबर पाए हैं? ये एक बड़ा सवाल है, सोचने वाला। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।